हाय दोस्तों, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर हम कलर कोडिंग करते हैं और उसके द्वारा हम प्रतिरोध के मान को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके कलर कोडिंग से हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है। ये मान लीजिए कोई आपको कार्बन रेजिस्टेंस दिया है ना। और इसके ऊपर जो फर्स्ट बैंड है उसके ऊपर लाल कलर अंकित है, सेकेंड बैंड पर बैंगनी है, थर्ड बैंड पर नारंगी है और फोर्थ बैंड पर सिल्वर है। तो इसमें पूछा है आपसे कि इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, है ना। तो मैंने आप लोगों को एक टेबल बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, क्या बताया था आपको याद रखना था, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो, अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है यानी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि पहले वह उस वीडियो को देख ले, जिससे यहां पर ये सारे क्वेश्चन को समझने में उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहां पर इस टेबल के अकॉर्डिंग में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट और सेकंड बैंड से हमको मिलता था डिजिट। तो लाल के लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखो रेड के लिए यानी कि आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो यहां पर मैंने लिखा 2। उसके बाद है बैंगनी, बैंगनी मतलब होता है वॉयलेट, तो ये कितना होगा 7। थर्ड आपका किस तरह से काम करता है, गुणक की तरह काम करता है। लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो नारंगी, नारंगी का मतलब ऑरेंज, और ये होगा 10 टू द पावर क्यू। तो यहां पर हम लेकर चलते हैं इसके लिए 10 टू द पावर क्यू, ये हो गया ओम। अब सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, नन क्या होते हैं आपके, ये यहाँ पर टॉलरेंस को प्रदर्शित करते हैं। तो सिल्वर के लिए आप लिखते हो प्लस माइनस 10%। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 10%। तो ये हो गया इसका मान। ठीक है, अब देखो 10 टू दी पावर क्यू का मतलब क्या होता है, किलो ओम, ये भी मैं बता चुका हूं। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 27 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ये होगा इसका फाइनल आंसर। और ये आंसर आपको ऑप्शन में गिवन होगा अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। अब ये प्लस माइनस 10% की कहानी मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि ये क्या होती है, टॉलरेंस होती है या सहनशीलता होती है। मतलब इस 27 किलो ओम के 10% ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है और 10% वैल्यू कम भी हो सकती है। तो अगर रेंज पूछता इसकी तो अगर रेंज पूछता इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, यहां पर 10% माइनस कर देते और 10% प्लस कर देते, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, एक ये तरीका भी होता है आपसे कई बार क्वेश्चन पूछने का। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोधक पर प्रथम पट्टी का रंग पीला है, द्वितीय पट्टी का रंग बैंगनी है, तृतीय पट्टी का रंग नारंगी है तथा चौथी पट्टी पर सिल्वर रंग प्रदर्शित हो, तब उस कार्बन प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि यहां पर इस टाइप से ये कोई आपको एक कार्बन रेजिस्टेंस दिया है ना। और इसमें क्या है कि पहली पट्टी का रंग क्या है आपके लिए, पीला है। ठीक है, द्वितीय पट्टी पर आपको जो रंग दिया है वो दिया है आपको क्या, बैंगनी। और तृतीय पट्टी पर आपको दिया है नारंगी। ठीक है, और चौथी पट्टी पर आपको दिया है क्या, सिल्वर, है ना। तो यहां पर आप इसे लिख ले सिल्वर या चांदी का कलर। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इस प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो पीले के लिए यानी येलो के लिए आप क्या लिखते हो, 4 लिखते हो, है ना। तो मैंने यहां पर येलो के लिए क्या लिखा, 4 लिखा हूं। बैंगनी, बैंगनी का मतलब होगा यहां पर वॉयलेट से फिर से, तो आप क्या लिखोगे 7। ठीक है, ये होगा 47 इंटू थर्ड पे आपको नारंगी, नारंगी का मतलब ऑरेंज यानी 10 टू द पावर क्यू। फिर से आया आपका, ये हो गया ओम, सिल्वर के
लिए आप फिर से लिखोगे ±10%। ठीक है, तो ये इसका मान आया है ना। अब फिर से आपका 10 टू द पावर क्यों दिखा, तो आप इसको लिख सकते हो 47 किलो ओम ±10%। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी कहा हूँ कि पिछले लेक्चर में मैं इसको बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही आसान वे में आप लोगों को समझा चुका हूँ। अभी कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो पहले वह मेरा पुराना वीडियो देखे जिसमें मैंने इसकी थ्योरी को डिटेल्स में डिस्कस किया था। ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट, कई बार, अब मैं इसे रफ कर देता हूं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा या जो वे होगा वो इस प्रकार होता है कि आपको जो रेजिस्टेंस है उसका मान दिया रहेगा, है ना, और आपसे उस पे प्रदर्शित होने वाले कलर या रंग के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई 5 किलो ओम और ±5% वाला ये कार्बन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है, 5 किलो ओम ±5%। तो आपसे पूछा है कि इसमें जो कलर हम डालेंगे, है ना, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बैंड पर वो क्या होंगे। ठीक है, तो कलर निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको लिखना 5 किलो ओम। तो मैं इसको 5 किलो ओम को क्या लिख सकता हूं, 5000 ओम लिख सकता हूं, क्या कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ±5%, तो देखो अभी जैसे ही आपको ±5% मिला तो आपको एक कलर तो मिल जाएगा, क्योंकि गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस लिखते हो ये लिखते हो ±5%, यानी फोर्थ बैंड पर आप बिंदास तरीके से लिखेंगे कि सुनहरी कलर या गोल्डन कलर होगा। ठीक है, क्योंकि ±5%, अगर यहाँ पर 10% होता तो आप कहते कि फोर्थ बैंड पर क्या होगा, सिल्वर कलर होगा या चांदी कलर। अगर 20% होता तो आप कहते कि कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आपको ये 5000 लेकर आना है, यानी 5000 ओम लेकर आना है। तो 5 अंक सबसे पहले किसके साथ आएगा, ग्रीन के साथ आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ग्रीन कलर लिख दूं तो मेरे को 5 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मुझे यहां पर अगर मैं ब्लैक लिखूं तो 0 मिल जाएगा। तो मुझे यहां पर ब्लैक लिखने से 0 भी मिल गया, यानी ग्रीन का आप लिखेंगे 5, ब्लैक का लिखेंगे 0 इंटू, अब देखो क्या लाना है, 2 0 लाना है, यानी 100 लाना है कहीं से। तो 100 मिलता है मल्टीप्लायर में 10 का स्क्वायर, यानी कि रेड के साथ। तो थर्ड बैंड पर अगर मैं यहाँ पर रेड लिख दूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब कि कितना हो जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 100, और इसे आप क्या लिख सकते हो, 5000 ओम। ठीक है, और 5000 ओम को क्या लिख सकते हो, 5 किलो ओम। और फोर्थ बैंड पर टॉलरेंस के लिए आप ऑलरेडी गोल्डन को मार्क कर चुके हो तो 5% मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए जो कलर मार्क करना पड़ेगा आपको वो होंगे आपके ग्रीन, ब्लैक, रेड और गोल्डन, या फिर हरा, काला, लाल और सुनहरी। ठीक है, तो ये दूसरा वे होगा जहां पर आपको रेजिस्टेंस का मान गिवन होगा, आपसे कलर पूछा जाएगा, है ना। तो अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और इस चौथे क्वेश्चन को आप खुद से अटेंड करने की कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा ही, है ना। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि जो वैल्यू दी हुई है वो 2 ओम ±10%। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या दिया है आपको, 2 ओम ±10%। तो 2 के लिए, है ना, सबसे पहले आपको क्या लेके आना है, 2 लेके आना है। तो 2 आपको किसके साथ मिलेगा, रेड के साथ मिलेगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि भैया रेड कलर के साथ में मुझे 2 मिलने वाला है ना। इसके बाद अगर मैं ब्लैक को यहां पर मार्क करूं तो मेरे लिए दूसरा कलर यहां पर ब्लैक होगा। तो देखो रेड के लिए आपको 2 मिलेगा, ब्लैक के लिए मिला आपको 0, यानी क्या हो गया ये 20। अब याद करो यार, मैंने आपको गोल्ड, सिल्वर और नन 3 कलर बताए थे, यानी गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर क्या लिखे थे, 0.1,
है ना, याद है ना। तो हम अगर यहाँ पर थर्ड बेंड पर गोल्ड मार्क कर दें, ठीक है, तो गोल्ड के लिए आप मल्टीप्लायर लिखोगे 0.1, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस 10% के लिए आपको फिर से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिल्वर है, तो प्लस माइनस 10%। अब इस क्वेश्चन को आप हल करो, क्या 2 ओम प्लस माइनस 10% आता है? बिल्कुल आता है। 20 इंटू 0.1 को जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट, यही तरीका सर्वमान्य है। अगर आप इसी तरीके से कलर मार्क करोगे, यानी कि 2 ओम और प्लस माइनस 10% के लिए आपको रेड, ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर यानी कि लाल, काला, सुनहरी और चांदी कलर अंकित करना पड़ेगा और यही ऑप्शन में गिवन होगा। इसी को आपको सही करके आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। आप अगर इस टाइप से हल करो कि मैं ब्लैक रख दूं पहले पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या रख दूं, यहां पर रेड रख दूं तो 2 आ गया, ठीक। फिर मैं यहां पर ब्लैक रख दूं तो इंटू 1 हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा ब्लैक, ये हो जाएगा रेड, ये फिर से ब्लैक। लेकिन ये तरीका गलत होगा, ठीक है, ये तरीका गलत होगा। इस टाइप से कोई मान्य कंडीशन नहीं है ना, ये अवैध कंडीशन है, ठीक है, अवैध स्थिति है। तो ये वाला जो ऑप्शन में होगा ये आपका सही होगा जो मैंने बताया हूं, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको बस ये गोल्ड और सिल्वर के मल्टीप्लाई को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने कलर कोडिंग से रिलेटेड कुछ आपके साथ डिस्कस किए होंगे। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है तांबे के 120 सेंटीमीटर लंबे एवं 0.10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। मतलब आपसे यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है भैया, है ना। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में राजा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने जब रेजिस्टेंस पढ़ा था तो वहां पर आपका एक कांस्टेंट आया था रो, जिसे मैंने लिखा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी अगर आप बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस के फार्मूले की तो R बराबर रो L अपॉन A ओम, ये हमने लिखा था, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इसमें L को आपने लिखा था लेंथ, A था आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रो था आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर मैं यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, रो, है ना, बराबर RA अपॉन L, ठीक है। इसकी यूनिट लिखा था ओम सेंटीमीटर, CGS में, MKS या SI में लिखा था ओम मीटर, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और लेंथ है कंडक्टर की, तो मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, है ना। तो देखो आपको क्वेश्चन में 2 ओम यानी कि आपको रेजिस्टेंस का मान तो दिया हुआ है, ठीक है। एल की बात करें लेंथ तो 120 सेंटीमीटर यानी लेंथ आपको दी है 120 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो यहां पर ये 0.10 सेंटीमीटर व्यास यानी आपको कंडक्टर का डायामीटर दिया है। मतलब मान लीजिए कि ये आपका कोई कंडक्टर है ना, तो इसके हम इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो उन्होंने इसका व्यास दिया हुआ यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ दी है ना, जो डायामीटर दिया है आपको वो दिया है 0.10 सेंटीमीटर, ना कि आपको एरिया दिया हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट इसको एरिया मानते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आंसर भी लाते हैं, लेकिन वो गलत होता है ना। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया। तो अगर हम इसके एरिया की बात
बात करें तो ये वृत्तकार होता है ना, जिसका एरिया लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर का मतलब होगा त्रिज्या से, तो व्यास का आधा क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या। तो अगर मैं यहाँ पर त्रिज्या की बात करूंगा तो क्या हो जाएगी 0.05 सेंटीमीटर। तो ये मिल गई आपको रेडियस, है ना। अगर आप एरिया काउंट करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे ए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आप रखेंगे 22/7 और रेडियस यानी कि 0.05 का स्क्वायर। तो ये मिला आपको एरिया। ठीक है, अब आपके पास में सारी चीजें हैं, रेजिस्टेंस है, लेंथ है, एरिया है। तो क्या आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। पेन गिर गया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो बराबर, है ना, आर की जगह हम क्या लिखेंगे 2 ओम दिया है। लेंथ की बात करेंगे तो कितनी दी है 120 सेंटीमीटर, है ना। अगर हमने एरिया की बात की तो हमको क्या मिला है 22/7 गुणा, है ना, 0.05 इंटू, गलत लिख दिया, हाँ गलत लिख दिया, है ना। अभी देखो सही लिखते हैं इसको। क्या लिखना आपको, पहले तो रो बराबर रेजिस्टेंस कितना दिया आपको 2 ओम दिया है। अब एरिया लिखना है आपको, है ना, 22/7 इंटू 0.05 इंटू 0.05 बाई स्क्वायर को मैंने अलग अलग लिख दिया, बटे में टोटल लेंथ, लेंथ कितनी दी है 120 सेंटीमीटर, है ना। मिस्टेक हो गई थी, गलती से, आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन है ना। तो देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी ही चाहिए, है ना। अगर किसी स्टूडेंट को ये कैलकुलेशन नहीं आती है तो सबसे पहले उसे अपने छोटे भाई बहन से कैलकुलेशन भैया सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में मेरा काम यहाँ पर आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ के बाद आपका मैथमेटिकली पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ये कैलकुलेशन तो आप लोगों से बननी चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसको फिर भी हल करूं, अगर मान लो तो मैं क्या लिख सकता हूं, रो बराबर क्या 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5, यहां पर मैं लिखूंगा 7 गुणा 120 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, अब जब इसको आप फाइनल हल करोगे 55 25 चौको 100। ठीक है, यहां से हल करोगे 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको हल करोगे 11, है ना। 11 बार में ये हल हो गया, ये भी कट गया आपका। अब क्या बचता है आपका, ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 10 टू द पावर -q हो जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा। तो आप रो को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, क्या 11/84 गुणा 10 टू द पावर -q ओम सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, है ना, जो कि आपको आना चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा इधर से रफ कर देता हूं, है ना। अभी मुझे इधर का भी रफ करना पड़ेगा, तभी वो आंसर को हम कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इधर से भी थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, पूरा ही रफ हो गया। चलो, है ना। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एल्यूमिनियम के एक तार का लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखो इस बार एरिया दिया है डायरेक्ट, है ना, A है। ठीक है, यदि चालक को खींचकर, देखो ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तब उसका रेजिस्टेंस या न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। वो कई बार प्रतिरोध या नया प्रतिरोध क्या होगा ये भी लिख सकता है। तो देखिए कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैं इधर हल कर रहा हूं। मान लो आपको कह रहा है वो कि यहाँ पर ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है,
और ये सॉरी यहाँ पर ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है ये है आपके लिए L और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया दिया है यहाँ पर दिया है ये A। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो मानेंगे, है ना। तो मान लो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा R, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसके लिए लिखूंगा R बराबर रो L अपॉन A ओम। क्या मैं ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ये फर्स्ट टाइम, है ना। लेकिन अब क्या किया, इस कंडक्टर को खींचा, है ना, यानी कि ये आपने केस 1 यानी कि पहले जो था उसकी बात की, अब केस 2 की बात कर रहे हैं कि इस कंडक्टर को खींचकर, यानी यहां पर इस कंडक्टर को खींचा गया इस तरीके से, ठीक है, और खींचकर यहां पर इसकी जो लेंथ थी उसको क्या कर दिया गया, दुगना, यानी ये जो 2L है, L है इसकी डबल यानी कि 2L कर दिया, ठीक है। तो अब इसका कुछ यहां पर ये जो एरिया है ये भी चेंज हुआ होगा, तो अभी हमको नहीं पता कितना चेंज हुआ, तो हम मान लेंगे कि ये A2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो मैंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पर, तो क्या मटेरियल चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उसी तार को खींचा गया, तो अभी भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होगा। तो इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस, चलो इसको मैं सभी डायमेंशन को अगर 1 मान लूं कि ये L1 है, ये तो रो ही रहेगा, ये R1 है और ये A1 है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 रो L1 A1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अभी मान लो कि ये जो इसकी जो लेंथ है ये क्या कर दी गई है, L2 कर दी गई है, ठीक है, और L2 लेंथ क्या है 2L1, यानी कि पहले की अपेक्षा क्या है, 2 गुना है ना। तो अभी इसका रेजिस्टेंस क्या लिख सकता हूं, R2 बराबर, है ना, रो L2 अपॉन में A2 ओम, क्या ये लिख सकता हूं क्या, है ना, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन एक बात, अभी हमको एरिया नहीं पता है कि कितना चेंज हुआ। अगर हमको चेंज ऑफ एरिया पता चल जाए कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना चेंज हुआ है, तो हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब कितना होगा, क्योंकि हमें लेंथ तो उसने दे दी है कि डबल कर दी। तो अभी हमको एक बात ये पता है कि क्या यहाँ पर मटेरियल में कोई कमी या वृद्धि हुई क्या, सेम मटेरियल है, जितना यहाँ पर मात्रा है उतनी, मतलब आयतन क्या है, दोनों केस में सेम होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि इस कंडीशन में आयतन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आयतन बराबर का मतलब कि जो पहले केस में होगा A1 L1 वही दूसरे केस में होगा L2 A2, कोई दिक्कत नहीं है। तो A1 L1 बराबर देखो A2, है ना, L2 की जगह क्या लिख सकता हूं 2L1, क्योंकि अभी जो कर दिया है वो पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दिया, तो L2 की जगह यहां रखूंगा 2L1। अब L1 से L1 कैंसिल, A इधर आया, तो आप लिख सकते हैं कि एरिया क्या हो जाएगा, A2 बराबर A1/2। भैया आपको एरिया भी पता चल गया कि एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, लंबाई को आपने खींच कर 2 गुना करी इसलिए, ठीक है। तो अब यहां पर आपको L2 भी पता है, A2 भी पता है, तो आप R2 काउंट कर सकते हैं क्या, तो R2 लिखेंगे, R2 बराबर रो L2 की जगह क्या लिख सकते हैं 2L1, एरिया की जगह लिखेंगे A2 की जगह आप A1/2, 2 आपका ऊपर चला गया, तो R2 बराबर आप क्या लिख सकते हो, रो 4L1 अपॉन में A1, है ना। अब यार इतने चीजों को देखो आप, रो L1 अपॉन में A1, ये तो आपका क्या हो गया, R1 हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इतने टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R1, तो फाइनल आप लिख सकते हो कि R2 बराबर 4R1 हो जाएगा, मतलब जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है वो पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा, है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन भैया सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। MPTO या फिर MPLA TA DM DMRC या आप
बात कर लो, फिर यूपी पीजीसीएल TG2 सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्टूडेंट, अभी जितने भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं वहां पर ITI बेसिस पे जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये ना समझे कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है या हार्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे ITI में, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन कोई ज्यादा लेंथी या ऐसा बिल्कुल इसमें कुछ नया नहीं है कि ये आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहने वाला है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस 8 ओम होता और खींचकर उसको दोगुना कर दिया तो अभी कितना हो जाता, 8 चौको 32 ओम हो जाता। ठीक है, तो मैंने यहां पर इन दोनों क्वेश्चन जो आपके कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस थे तो इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कलर कोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन या वीडियो के लिए आपको क्या करना है पता है, चलो मैं याद दिला देता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं आप वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।